हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं काइफोसिस के बारे में। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था स्कोलियोसिस के बारे में, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड था। फ्रेंड्स, अगर आपने स्कोलियोसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और स्पाइन डिसऑर्डर काइफोसिस के बारे में। इसके साथ ही देखेंगे इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के साथ साथ इसके प्रिवेंशन के बारे में भी। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। काइफोसिस को राउंड बैक या फिर हंच बैक भी कहा जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में स्पाइन का फॉरवर्ड राउंडिंग हो जाता है। इस कंडीशन में रीढ़ की हड्डी आगे की ओर राउंड शेप में झुक जाती है, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं। वैसे तो काइफोसिस का कंडीशन किसी भी एज में देखा जा सकता है, लेकिन यह कंडीशन ज़्यादातर ओल्ड एज में, स्पेशली महिलाओं में देखा जा सकता है। एज रिलेटेड काइफोसिस का कंडीशन अक्सर मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी के कारण देखे जाते हैं, जो कि ओल्ड एज में बोन डेंसिटी के कम हो जाने के कारण देखा जा सकता है। साथ ही यह बच्चों में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण या फिर कंजेनाइटल हो सकते हैं। काइफोसिस का कंडीशन दो तरह का होता है, राउंड काइफोसिस और एंगुलर काइफोसिस। राउंड काइफोसिस के कंडीशन में स्पाइनल कॉलम के कई सारे वर्टिब्रा अफेक्ट होते हैं, जिसके बाद एक जेंटल बैकवर्ड कर्वेचर बनाते हैं। कई बार इस कंडीशन में वर्टिब्रा आपस में डिफ्यूज भी हो जाते हैं। एंगुलर काइफोसिस के कंडीशन में स्पाइनल कॉलम के केवल एक या फिर दो वर्टिब्रा अफेक्ट होते हैं, जिसके बाद एक शार्प बैकवर्ड कर्वेचर बनाते हैं। यह कंडीशन अक्सर एक वर्टिब्रा के कोलैप्स या फिर इंजरी या फिर फ्रैक्चर होने के कारण देखा जाता है। इसके अलावा यह कंडीशन ट्यूबरकुलोसिस से वर्टिब्रा के अफेक्ट होने के कारण देखा जा सकता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो बच्चों में काइफोसिस का कंडीशन कंजेनाइटल हो सकता है, जो कि जन्मजात देखा जा सकता है। इसके अलावा पोस्चर बहुत ही कॉमन कॉज होता है काइफोसिस का। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का पोस्चर सही नहीं है तो उनमें इस तरह के कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं। अक्सर यह कंडीशन लंबे कद के व्यक्तियों में देखा जा सकता है। इसके अलावा ओल्ड एज में प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के कमी के साथ साथ मसल्स की कमजोरी के कारण इस तरह के कंडीशंस देखे जा सकते हैं। ओस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस और स्पाइन में इंजरी के कारण भी इस तरह के कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं। इसके साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी, स्कोलियोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्फेक्शंस, ट्यूमर और पोलियो के कारण भी इस तरह के कंडीशंस देखे जा सकते हैं। साथ ही स्लिप्ड डिस्क और कैंसर के कारण भी यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। ओस्टियोपोरोसिस रिलेटेड काइफोसिस का कंडीशंस अक्सर एडल्ट्स में ओस्टियोपोरोसिस के कारण स्पाइन के वर्टिब्रा में फ्रैक्चर होने के कारण देखे जाते हैं। ओस्टियोपोरोसिस रिलेटेड काइफोसिस का कंडीशन अक्सर महिलाओं में वर्टिब्रल बोन के कमजोरी के कारण देखे जा सकते हैं। डीजेनरेटिव काइफोसिस का कंडीशन अक्सर स्पाइनल अर्थराइटिस और डीजेनरेशन ऑफ द डिस्क के कारण देखे जाते हैं। यह कंडीशन स्पाइन के बोन के ऊपर अत्यधिक प्रेशर के कारण डेवलप होते हैं। न्यूरोमस्कुलर काइफोसिस का कंडीशन अक्सर बच्चों में न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइनल बिफिडो और मस्कुलर डिस्ट्रोफी के कारण देखे जा सकते हैं। न्यूट्रिशनल काइफोसिस का कंडीशन किसी भी एज में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण स्पेशली विटामिन्स और मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी और कैल्शियम जैसे मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण डेवलप हो सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले पोस्चर खराब हो जाता है। ऐसे में एक अफेक्टेड व्यक्ति का सिर आगे की ओर झुक जाता है और पूरा स्पाइन एक कर्व शेप में चेंज हो जाता है। इसके साथ ही वर्टिब्राज के नेचुरल शेप के चेंज हो जाने के कारण उस एरिया में दर्द और स्टिफनेस देखे जा सकते हैं। इस कंडीशन में वर्टिब्राज के अपने नेचुरल शेप में न रहने के कारण नर्व के ऊपर पड़ रहे कंप्रेशन से हाथ और पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन के साथ साथ कमजोरी देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही सर्वाइकल वर्टिब्रा के कर्व हो जाने के कारण लंग्स के ऊपर विपरीत प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस कंडीशन में नेचुरल शेप के डिस्टर्ब हो जाने के कारण बैलेंस प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही ब्लैडर्स और बॉवल में भी प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही थकान, कमजोरी और कमर के एरिए में दर्द देखे जा सकते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस के द्वारा इस कंडीशन का पता लगाया जाता है।
इसके साथ ही इस कंडीशन के एक्चुअल कॉज का पता लगाने के लिए कुछ एमआरआई स्कैन के साथ साथ सीटी स्कैन और एक्सरे एग्जामिनेशंस भी किए जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के रूप में एनाल्जेसिक मेडिसिन को प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही दर्द और स्टिफनेस को दूर करने के लिए कुछ एंटीपायरेटिक और NSAIDs मेडिसिन को प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह के कंडीशन में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसमें यूज होने वाले स्पेसिफिक एक्सरसाइज पोस्चर को करेक्ट करते हैं, साथ ही पेन को दूर करके इस तरह के कंडीशन को ट्रीट करते हैं। इसके साथ ही इस तरह के कंडीशंस में योगा और एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ ही इस तरह के कंडीशंस में सबसे पहले मेन कॉज का पता लगाकर उसे ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा इस तरह का कंडीशन अगर किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण डेवलप हो रहा है तो ऐसे में कई तरह के सप्लीमेंट्स को प्रयोग में लाना चाहिए। इसके साथ ही पोस्चर को करेक्ट करने के लिए कुछ ब्रेसेज को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। कई बार कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। प्रिवेंशन और क्योर की अगर हम बात करें तो अच्छी न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ योगा और एक्सरसाइज के अभ्यास से इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके साथ ही डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी की अच्छी मात्रा को शामिल करके इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके साथ ही ऑयल मसाज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और अच्छे सप्लीमेंट्स के जरिए इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।